एक दामाद और नमन को दहेज में घर गृहस्थी के आवश्यक सामान के अतिरिक्त 4 सालियां भी मिली थी। ससुर के पास न केवल जायदाद थी, बल्कि एक सफल व्यवसाय भी था। इस कारण जब एक के बाद एक 5 पुत्रियों ने जन्म लिया, तो उनके माथे पर एक भी शिकन न पड़ी। उन्होंने आरंभ से ही हर पुत्री के नाम काफी रुपया जमा कर दिया था, जो प्रतिवर्ष ब्याज कमाकर पुत्रियों की आयु के साथ-साथ बढ़ता जाता था। नमन एक सरकारी संस्था में सहायक निदेशक था। समय के साथ तरक्की करके उसका उपनिदेशक और फिर निदेशक होना निश्चित था। हो सकता है कि वह बीच में ही नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी पकड़ ले। इस तरह वह और जल्दी तरक्की पा लेगा। युवा कुशल व होनहार तो वह था ही। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उसे बड़ी पुत्री उमा के लिए पसंद किया गया था। उमा को अपने पति पर गर्व था। वह एक बार उसके दफ्तर गई थी और बड़ी प्रभावित हुई थी। अलग सुसज्जित कमरा था, शानदार मेज कुर्सी थी, मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। पास ही टेलीफोन था जो घड़ी घड़ी बज उठता था। घंटी बजाने से चपरासी उपस्थित हुआ और केवल नमन के सिर हिलाने से ही तुरंत जाकर एक ट्रे में 2 प्याले कॉफी और बिस्कुट ले आया था। यह बात अलग थी कि वह जो वेतन कटकटाकर घर लाता था, उससे बड़ी कठिनाई से पूरा महीना खींच पाता था। शादी के पहले तो उसे यह चिंता लगी रहती थी कि रुपया कैसे खर्च करे, परंतु शादी के बाद मामला उल्टा हो गया। अब हर घड़ी वह यही सोचता रहता कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से लाए। उमा का हाथ खुला था, जवानी का जोश था और नई 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 शादी का नशा था। अक्सर नमन को हाथ रोकता देखकर बिना सोचे समझे झिझक देती थी। खर्चा करने की जो आदत पिता के यहाँ थी, वही अब भी दस्तूर कायम थी। महीने का आरंभ था। घर का खाने पीने का सामान आ चुका था और मन में एक हल्कापन था। शाम को फिल्में देखने का कार्यक्रम बना लिया था। फिल्म का नाम ही इतना मजेदार था कि सोच सोच कर गुदगुदी सी होने लगी थी। फिल्म थी दिल धड़के शोला बड़के। दिन के 11 बजे थे। नमन अपने दफ्तर के कार्य में व्यस्त थे। निदेशक बाहर दौरे पर आने वाले थे। उनके लिए आवश्यक मौसादे व कागजों की फाइल तैयार करके 4 बजे तक उनके सुपुर्द करनी थी। इसी समय टेलीफोन बज उठा। निदेशक का निजी सचिव सुबह से 4 बार फोन कर चुका था। फिर उसी का होगा। ओठ चबाते हुए उसने फोन उठाया। नमन। फोन पर उमा के किलकिलाने की आवाज सुनाई दी। बोलो। मैं कौन हूँ? तुम्हारा भूत लगता है। सुनो, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम 1 बजे के बाद फोन करना। सुनो, सिनेमा के टिकट खरीद लिए? नहीं, अभी समय नहीं मिला। चपरासी बिना बोले बैंक चला गया है। आने पर भेजूंगा। इसीलिए फोन किया था। 4 टिकट और लेना। क्यों? नमन ने चौंक कर कहा। दूसरी तरफ से कई लोगों के किलकिलाने की आवाज आई। जीजाजी, जीजाजी। नमन ने माथा पीट लिया। उमा फोन करने पास की एक दुकान पर जाती थी। वह प्रति फोन 1 रुपया लेता था। सड़क पर आवाजें काफी आती थी, इसीलिए जोर जोर से बोलना पड़ता था। नमन ने कह रखा था कि जब तक एकदम आवश्यक न हो, यहाँ से फोन न करे। सब लोग दूर दूर तक सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उस समय तो वहां पूरी बारात ही खड़ी थी। वह सोचने लगा, दुनिया भर को मालूम हो जाएगा कि यह पलटन के साथ फिल्म देखने जा रहा है। और तो और, ये तो सालियां क्या है, एक से एक बढ़कर पटाखा है। इन्हें फुलझड़ियां कहना तो इनका अपमान होगा। ठीक है, कहकर उसने फोन पटक दिया। आगे बात करने का अवसर ही नहीं दिया। रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछने लगा। उसे याद था कि कैसे बड़ी कठिनाई से उसने उमा को टरकाया था, जब वह सब सालियों समेत दफ्तर आने की धमकी दे रही थी। 2 जने जाते तो 14 रुपए के टिकट आते, पर पूरे 42 रुपए के टिकट आएंगे।
सालियां आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाए बिना नहीं मानेगी। वैसे तो वह स्कूटर पर ही जाता था, पर अब पूरी टैक्सी लेनी पड़ेगी। उसका भी जोड़ा किराया लगेगा। उसने मन ही मन ससुर को गाली दी। घर में अच्छी खासी मोटर है, यह नहीं कि अपनी रेस गाड़ी को आकर ले जाएं। उसे स्वयं ही टैक्सी करके घर छोड़ने भी जाना होगा। अभी तो महीना खत्म होने में पूरे 3 सप्ताह बाकी थे। सालियां तो सालियां ठहरी, पूरी फिल्म में एक दूसरे को हुहनी मारते हुए खिलखिलाकर हंसती रहती। आसपास वालों ने कई बार टोका। नमन शर्म के मारे और कभी क्रोध से मुंह सी कर बैठा था। उसका एक क्षण भी जी न लगा। जैसे तैसे फिल्म समाप्त हुई तो वह बाहर आकर टैक्सी ढूंढने लगा। सुनो, उमा ने कहा, अब क्या हुआ? देर हो गई है, इन्हें खाना खिलाकर भेजूंगी। घर में तो 2 ही जनों का खाना है, होटल से कुछ खरीद कर घर ले चलें। बड़ी साली ने इतला कर कहा, जीजा जी, आपने कभी होटल में खाना नहीं खिलाया। आज तो हम लोग होटल में ही खाएंगे। दीदी घर में कहाँ खाना बनाती फिरेगी। बाकी सहेलियों ने राग पकड़ लिया। होटल में खाएंगे जीजा जी, आज होटल में खाना खिलाएंगे। नमन सुन्न सा खड़ा रहा। उमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, शोर क्यों मचाती हो? और फिर नमन की ओर मुंह कर बोली, सुनो, आज इनका मन रख लो। नमन ने जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, रुपया है पास में? मेरे पास तो कुछ नहीं है। उमा ने पर्स थपथपाते हुए कहा, काम चल जाएगा, यही चाचेदा होटल में चले चलेंगे। जब तक खाना खाते रहे, पूरी फिल्म के संवाद दोहरा दोहरा कर सब हंसी के मारे लोटपोट होते रहे। और जो लोग वहां खाना खा रहे थे, वे खाना छोड़कर इन्हें ही विचित्र नजरों से देख रहे थे। नमन अंदर ही अंदर झुंझला रहा था। टैक्सी में बिठाकर जब वह उन्हें घर छोड़कर वापस आया तो उसने उमा से पूरा युद्ध करने की ठान ली थी। परंतु उसके खिलखिलाने संतुष्ट चेहरे को देखकर उसने फिलहाल युद्ध को स्थगित करने का निश्चय किया। अगले सप्ताह रूमा की वर्षगांठ थी। जाहिर था उसके लिए अच्छा सा तोहफा खरीदना होगा। सस्ते तोहफे से काम नहीं चलेगा, उसका अपमान हो जाएगा। बहन के आगे उसका सिर झुक जाए, यह वह कभी नहीं सहन करेगी। सोच रही थी कि उसे सलवार कुर्ते का सूट खरीद दूं। उस दिन देखा था ना काशीनाथ के यहाँ। उमा बोली, क्या? नमन ने चौंक कर कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम अपने लिए देख रही थी। वह तो 150 रुपए का था। तो क्या हुआ? उमा ने नमन के गले में हाथ डालते हुए कहा, मेरा पति कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ही है। अरे, सहायक निदेशक है, पूरे दफ्तर में रोक मारता है। छोड़ो भी, जरा खर्चा तो देखो। सब काम अपनी हैसियत के अनुसार करना चाहिए। तो क्या मेरे मियाँ की इतनी भी हैसियत नहीं है? उमा ने रूठ कर कहा, मैं पिताजी से उधार ले लूंगी। नमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। पहले भी इस बात पर लड़ाई हो चुकी थी। उधार लेने से तो यह फर्नीचर बेचना ठीक होगा। उसने गुस्से में आकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उमा ने नाराज होकर कहा, मेरे पिता का दिया फर्नीचर फालतू है ना, तो मैं ही फालतू हूँ, मुझे बेच दो। जाओ, मैं नहीं बोलती। बहन को एक अच्छी सी भेंट भी नहीं दे सकती? भेंट देने का तो कौन मना करता है, पर इतनी महंगी देने की क्या आवश्यकता है? वर्षगांठ तो हर साल ही आएगी, और फिर एक ही थोड़ी है, चार चार है। अभी तो औरों की वर्षगांठ भी आने वाली होगी। नमन ने कहा, क्यों, 5वीं को भूल गए? उमा ने व्यंग कसा। तभी नमन को याद आया, 25 तारीख को तो उमा की वर्षगांठ है। जब मेरी वर्षगांठ मनाओगे तो मेरे लिए भी तो भेंट आएगी। पिताजी बेंगलोर गए थे, जरूर मेरे लिए बढ़िया साड़ी लाए होंगे। और सुनो, उमा ने आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारी वर्षगांठ पर मैं सूट का कपड़ा दिलवा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए सूट वूट, तुम अपने तक ही रखो। नमन ने झुंझलाकर कहा, एक तुम ही इतनी भारी भेंट पड़ रही हो, ऐसी बात कहकर मेरा दिल मत दुखाओ। उमा ने नमन का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा,
देखो कितना छोटा सा है और कैसा धड़क रहा है। और नमन भूल गया कि दूसरे दिन जब उमा सलवार कुर्ते का सूट ले आई तो नमन ने हाँ भर कर कहा, तुम्हारे पिताजी भी बड़े योजनाबद्ध है। कैसे? उमा ने शंका से पूछा। उसे लगा कि नमन कुछ कड़वी बातें कहने जा रहा है। तुम सारी बहनों की वर्षगांठ एक एक दो दो सप्ताह के अंदर पर है। उन्होंने जरा सा यह भी नहीं सोचा कि दामाद को कुछ तो सांस लेने का अवसर दें। चलो हटो। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। अब आ गई 25 तारीख, उमा की वर्षगांठ। कई दिनों से तैयारी चल रही थी। शादी के बाद पहली वर्षगांठ थी। माता पिता ने कहा था कि उनके यहाँ मनाना, परंतु उमा ने न माना। उसे सबको अपने यहाँ बुलाने का बड़ा चाव था। अपना ऐश्वर्य व ठाट बाट जो दिखाना था। नमन 400-500 के खर्च के नीचे आ गया। साड़ी मिलेगी उमा को। हो सकता है बहन भी कुछ थोड़ा बहुत भेंट के नाम पर दे दे, परंतु उसका खर्चा कैसे पूरा होगा? बैंक में रुपया शून्य तक पहुंच रहा था। यह बार बार उमा को समझा रहा था, परंतु उसे वर्षगांठ मनाने का इतना शौक न था जितना दिखावा करने का। न दिखाना नमन के लिए शायद एक बड़ी बात होती। काफी नाजुक मामला था। नमन ने सोचा कि पहले साल है, इस बार तो किसी तरह संभालना होगा, बाद में देखा जाएगा। दावत तो रात की थी, पर बहनें सुबह से ही आ धमकी। दीदी का हाथ बटाना था, अकेली क्या क्या करेगी। दिन भर मोहल्ला मचाती रही, फ्रिज में रखा सारा सामान चाट गई। एक ही जगह दो दो केक बनाने पड़े। दिन में खाने के लिए गोश्त और मंगाना पड़ा। मिठाई भी और आई। एक दावत की जगह दो दावतें हो गई। संध्या होते ही माता पिता भी आ गए। मुबारक हो के नारे लग गए। सबके मुंह ऐसे खिले हुए थे जैसे आतिश अनार। उधर नमन सोच रहा था कि वह अपने घर में या ससुराल में काश यह जश्न एक निजी जश्न होता। केवल वह और उमा ही उसमें भाग लेते। अंतरंग क्षणों में यह दिन बीतता और शायद सदा के लिए एक सुखद यादगार होता। तब अगर 1000 रुपये भी खर्च हो जाते तो वह परवाह न करता। सब लोग उसे भूलकर एक दूसरे में इतने मगन थे कि किसी ने यह भी नहीं सोचा कि वह दामाद भी है या नहीं। रात के 12 बजते बजते एक न जाने कब यह तय हो गया कि 30 तारीख शनिवार को, जिस दिन नमन की छुट्टी रहती है, सब लोग बहुत दूर एक लंबी पिकनिक पर चलेंगे और इतवार को ही लौटेंगे। रहने और खाने का प्रबंध ससुर की ओर से रहेगा। तभी यह रहस्य भी खुला कि उमा को 2 महीने का गर्भ है। मुबारक हो का शोर गूंज उठा। दावत के लिए बिना नहीं छोड़ेंगे जीजा जी, एक साली ने कहा। और फिर तो बाकी सालियां भी चिपट गई। नमन का तो भुरता ही बन गया। एक एक साली को चींटियों की तरह झाड़ रहा था, फिर से वे चिपट जाती थी। उमा मुस्कुरा रही थी और माँ व्यर्थ ही उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। माँ, मैं कल आकर समझ लूंगी, अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, उमा ने शर्मा कर कहा। बेटी, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार में तो तुझे अब हमारे पास ही आकर रहना चाहिए। वहां तेरी देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी। अरे माँ, अभी तो बहुत जल्दी है। मैं आ गई तो फिर इनके खाने का क्या होगा? ओहो, इतनी पगली है। अरे नमन भी आकर हमारे साथ रहेगा। सालियों ने ताली बजाकर इस सुझाव का स्वागत किया। जीजा जी हमारे साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा। जीजा जी, सच? अभी चलिए, हम सब सामान बांध देते हैं। बताइए क्या ले चलना है? नमन ने दृढ़ता से कहा। यह तो संभव नहीं है, अभी बहुत समय है। वैसे देखभाल तो माँ को ही करनी है, बीच बीच में आकर देखती रहेगी। जीजा जी आप बहुत खराब है, पर दावत से नहीं बच सकते।
क्यों दीदी? हाँ हाँ, उमा ने कहा। यह भी कोई बात हुई? क्या खाओगी बोलो? न सिर्फ फरमाइश का ढेर लग गया, बल्कि यह भी निर्णय ले लिया गया कि सारी सालियां शुक्रवार को ही आ जाएगी। दिन में घर रहेगी, दोनों समय का पौष्टिक भोजन करेगी, रात में रहेगी और फिर यहीं से शनिवार को पिकनिक लिए प्रस्थान करेगी। पिताजी कार लेकर आ जाएंगे। नमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। सारे दिन इन छोकरियों के नखरे कौन उठाएगा? सब लोग इतना पीछे पड़े कि नमन को शुक्रवार की छुट्टी लेने के लिए राजी होना पड़ा। फिर एक बार हर्षध्वनि के साथ तालियां बज उठी। उस ध्वनि में नमन को ऐसा लगा कि वह एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें किसी ने सुई चुबा दी हो और हवा धीरे धीरे निकल रही है। रात में भिगोए हुए काले चनों का जब सुबह नमन नाश्ता कर रहा था तो उमा ने याद दिलाया कि आज शुक्रवार है और छोकरियां आती ही होगी। अंडे, आइसक्रीम, मुर्गा, बेकन, केक, काजू की बर्फी इत्यादि का प्रबंध करना होगा। तो नमन ने अपनी पासबुक खोलकर उमा के आगे रख दी। क्यों? मेरी नाक कटवाओगे? तो फिर पहले सोचना था ना। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि उन्हें खाना भी नहीं खिला सकते? ना खिलाने को कौन मना करता है, पर जश्न मनाने के लिए पास में पैसा भी तो होना चाहिए। अब इस बार तो कुछ करना ही होगा। तुम ही बताओ क्या करूं? उधार लेने की मेरी आदत नहीं। ऐसे कब तक जिंदगी चलेगी? देखो, कल पिकनिक पर जाना है, कुछ न कुछ तो खर्च होगा ही। अब ऐसे झाड़कर खड़े हो गए तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। उमा ने नमन को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मेरी खातिर? सच, तुम कितने अच्छे हो। सुनो, अपना हार दे दो, बेचकर कुछ रुपया लाता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या मैं अपना हार बेच दूं? फिर रुपए कहाँ से लाऊं? क्या अपने दोस्तों से उधार नहीं ले सकते? वे सब तो मेरे ऊपर हंसते हैं और वैसे वे लोग तो दफ्तर में होंगे, मैं कहाँ जाता फिरूंगा। अभी घंटी बज उठी। दरवाजा खुलने में देर हुई, इसीलिए बजती रही। सालियों जो ठहरी, लो आ गई। फिर वही खिलखिलाट। जीजाजी, आज तो फिल्म देखने चलेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं? फिल्म जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप फिल्म का टिकट लेकर आइए और हम लोग दीदी को लेकर बाजार जा रहे हैं। चाय पानी के बाद जब नमन जाने लगा तो अकेले में उमा ने कहा, सुनो, रुपए जरूर ले आना। मेरे पास मुश्किल से 40 रुपए होंगे और वे भी माँ के दिए हुए हैं। वापस जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आऊंगा, नमन ने कहा। मेरे पास रुपए कहाँ है? टिकट के लिए पैसे भी तो मेरे जेब में नहीं है और फिर पिकनिक का खर्चा अलग। कहा ना, इतने बड़े अफसर होते हुए भी ऐसी बात करते हो। उमा ने कहा, ठीक है जाता हूँ, पर संन्यास लेकर लौटूंगा। नमन चला तो गया, पर सोचने लगा कि इस चंद्रकांता संतति पर कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगाना ही होगा। कुछ देर भटक कर वह वापस आ गया। देखा तो चौकड़ी पहले से ही घर में बैठी हुई थी और सबका मुंह लटका हुआ था। उनको देखते ही नमन ने भी अपना मुंह और लटका लिया। क्या हुआ जीजाजी? आपको क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। कुछ कहने योग्य बात नहीं है, पर तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम लोग तो खाने पीने का सामान लेने गई थी ना? हाँ, गए तो थे, पर दीदी के पर्स में रुपये ही नहीं थे। सारा सामान खरीदा हुआ दुकान पर ही छोड़कर आना पड़ा। आप कैसे हैं जीजाजी? पत्नी को घर खर्च का रुपया भी नहीं देते? लो, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अरे, मैं तो सारा वेतन तुम्हारी दीदी के हाथ में रख देता हूँ। मेरे पास तो सिनेमा के टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जल्दी जल्दी मैं मांगना भूल गया था, सो रास्ते से ही लौट आया। तो क्या आप टिकट नहीं लाए? क्या करूं, उधार टिकट मांगने की हिम्मत नहीं हुई। पर मैंने तसल्ली के लिए एक काम किया है। हाय जीजाजी,
हम आपसे नहीं बोलते, उमा ने कहा। पर पूछो तो सही, क्या लाए हैं? औपचारिकता के लिए छोटी ने पूछा। आप क्या लाए हैं जीजाजी? जेब में से 4 पुस्तिकाएं निकालते हुए नमन ने कहा। सिनेमा के बाहर 50 रुपये में फिल्म के गानों की यह किताब बिक रही थी। मैंने सोचा कि फिल्म न सही, उसकी किताब ही सही। लो, वापस में एक एक बांट लो। जब किसी ने भी किताब न ली तो नमन आराम से सोफे पर फैलकर बैठ गया और हंस हंस कर किताब जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगा। और जहां गाने आए वहां अपनी खरी खरी आवाज में गा कर पढ़ने लगा। एक समय आया जब सालियों से भी हंसे बिना नहीं रहा गया। उमा ने किताब हाथ से छीनते हुए कहा, अब बंद भी करो यह गर्दब राग, कुछ खाने का ही बंदोबस्त करो। बोलो, हुक्म करो, बंदा हाजिर है। बिरयानी, चिकन पुलाव, कोरमा, पनीर, कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुगली पराठे, मखनी तंदूरी मुर्गा। बस करो जीजाजी, पता लग गया कि आप वही है कि तोता चना बाजे घना। मैं तो 2 दिन से उपवास के लिए बैठी थी। लगता है सूखा चना भी नहीं मिलेगा। भाई, सूखा चना तो जरूर मिलेगा। क्यों उमंग? बस, तो फिर आज चना पार्टी ही हो जाए। जरा टटोलो बटवा अपना, कहीं उसके लिए भी चंदा इकट्ठा करना ना पड़ जाए। बड़ी साली ने कहा। अच्छा दीदी, हम चलते हैं, कल ही आएंगे, तैयार रहना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगी? कुछ तो खा के जाओ। जरा बैठो, कुछ न कुछ तो खाना बन ही जाएगा। बात यह है कि सारी गलती मेरी है। वेतन तो तुम्हारे जीजाजी सब मेरे हाथ में देते हैं, पर मैं झूठी शान में सारा एक ही सप्ताह में खर्च कर देती हूँ। अब कब तक तुमसे छिपाऊंगी? नहीं दीदी, थोड़ी गलती तो हमारी भी है। हमें भी तुम्हारे साथ मिल बैठकर आनंद लेना चाहिए, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, बड़ी ने कहा। छोटी ने शैतानी से कहा, देखा दीदी, नंबर 2 कितनी चालाक है, अपना रास्ता पहले ही साफ कर लिया, कोई हमें से चाहकर उसके ऊपर बोझ ना बन जाए। नमन ने हंसते हुए कहा, तो फिर अब जब पोल खुल गई है तो सिनेमा देखने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर जो चीख पुकार मची तो लगा सारा मोहल्ला सिर पर उठा लिया है। टिकट बालकनी के नहीं, पहले दर्जे के थे, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। फिल्म देखने के बाद नमन उन्हें ढाबे में तंदूरी रोटी और दाल खिलाने ले गया। वह भी सब ने बहुत मजे से पेट भर कर खाया। इस तरह एक दामाद और बच गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।